आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। मान्य आ गई क्या? पता नहीं। तुम्हें पता है आज क्लास में क्या होने वाला है? मेरे डाउट्स तुम्हारे डाउट बाद में होंगे। आज क्लास में हम करेंगे सेट वाले की रिवीजन, ठीक है? डाउट हम लेते हैं लास्ट के अंदर, ओके? Okay, sir. काफ़ी टाइम हो गया हमने सेट की रिवीजन नहीं की है, क्योंकि अभी तुम्हारा पेपर भी बनाना है मुझे, तो रिवीजन करते हैं हम फटाफट। तो चैप्टर नंबर 1, पूरी चीज़ों को ना ध्यान से सुनते जाना। चैप्टर 1 का नाम क्या है? सेट्स और रिलेशन। तो सबसे पहले सेट क्या था? कोई डेफिनेशन दे सकता है मुझे? पूछी जाएगी डेफिनेशन। वेल डिफाइंड collection of well-defined कलेक्शन objects. ऑफ किसकी? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, और कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक बात है? उसके बाद में मुझे कोई बता सकता है नोटेशन कैसी थी? सेट को कैसे नोटेशन करते हैं, नोटेशन कैसे देते हैं? सेट में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल जेड, कुछ भी, बड़ा नाम कुछ भी, सही बात है? अगर कोई इसका एलिमेंट होता है, दूसरी बात, एलिमेंट से पहले मुझे ये बताओ कि जैसे लिखना हो, जैसे मान लो मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो ये ब्रैकेट लगानी होती है जिनको करली ब्रैकेट बोलते हैं। अब मान लो कि x, y, इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल में लिखे जाते हैं, कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे। अगर मुझे ये बताना है कि x जो है वो मेरा ए सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो इसके लिए मुझे ये एपिसिलॉन वाला साइन डालना पड़ेगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बिलोंग करता है, और जब मैं इसके ऊपर क्रॉस लगा दूंगा तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बिलोंग नहीं करता है। तो जैसे मान लो मेरे को बताना है कि ए उसके अंदर करता है कि नहीं करता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस मारना पड़ेगा कि वो ए इसके अंदर नहीं है। और एन ए अगर मैं लिख दूं तो वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितने हैं? 1 और 2। तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, ठीक बात है? ओके। उसके बाद में आती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कोई मुझे बता सकता है कितनी रिप्रेजेंटेशन थी सेट की? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 2 रिप्रेजेंटेशन थी। कौन कौन सी? एक तो थी रोस्टर सेट फॉर्म, बिल्डर और रोस्टर। हाँ, एक तो थी रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म का एक और नाम था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? टेबुलर फॉर्म। उसके बाद में जो सेकंड नंबर का था, ये 1 नंबर रिप्रेजेंटेशन और सेकंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। सेकंड कौन सी थी? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके। क्या मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है रोस्टर फॉर्म का? एनी वन एग्जांपल? जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। इसको मैं टेबुलर फॉर्म भी बोल सकता हूँ। मुझे 1 मिनट देना, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ, 1 सेकेंड। लग गया, ठीक है, वायर हट गया था। ओके। और मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है सेट बिल्डर फॉर्म का? एनी एग्जांपल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म? सर कर्ली ब्रैकेट्स में x बिलोंग्स। हाँ, हम लिख देंगे कोई भी सेट B, नाम दिया सेट का,
और फिर लिख देंगे x, और जहाँ पे हम लिख देंगे x इज, ऐसे लिख देंगे प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है ना, दिस इज कॉल्ड कंडीशन, कि मैंने उस वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन लगा दी है कि इसके अंदर सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे। ये x कैसा होगा, ये x ऐसा होगा, प्राइम नंबर होंगे जो कि 10 से क्या होंगे, लेस देन होंगे। राइट और रॉन्ग? और ये जो कॉलन लगाई हुई है ये रीजन के लिए आ जाती है, कंडीशन के लिए हम यूज कर लेते हैं इसको। यहाँ पे तुम एक लाइन भी लगा सकते हो, जैसे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x और फिर एक लाइन लगा के लिख दो x इज इवन नंबर और आगे लिख दो लेस देन 20। तो ये भी किस फॉर्म में आएगा, दिस इज ऑल्सो अंडर सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक हमने किया, सेट कर लिया, नोटेशन कर ली, रिप्रेजेंटेशन कर ली। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट्स कौन कौन से टाइप थे? सबसे पहला जो टाइप आएगा वो आएगा एम्प्टी। एम्प्टी बोल दो, या तुम लोग उसको नल सेट बोल दो, या एक और भी नाम होता है इसका, दैट इज कॉल्ड वॉइड। इन सब का मीनिंग यही होता है कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है। और जब किसी चीज के अंदर कुछ भी नहीं होता, तो जैसे ए कोई सेट है तो उसको लिखा जाता है ऐसे फाई से, इसको कैसे बोलेंगे, फाई। और जो ये वाला साइन लगाया था इसको क्या बोलते हैं, एपिसिलॉन। कोई बी सेट है जिसमें अगर कुछ भी नहीं है, फाई। कोई डी सेट है उसमें कुछ भी नहीं है, फाई। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? कोई मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल दे सकता है एम्प्टी सेट का? सेट बिल्डर फॉर्म में b इज इक्वल टू, मैं लिख दूं x, मैंने x दे दिया, अब मैं कंडीशन क्या दूं बताओ? X is a prime number and divisible by 2. हाँ, ऐसा लिख देंगे, x इज P3 नहीं 3 प्राइम नंबर, divisible by 2 या और ऐसा लिख X देते हैं is x not इज equal ऑड to 2. नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक रहेगा ना? x इज ऑड नंबर Divisible by 2. डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा ऑड जो डिविजिबल होगा, देन ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी, नल, वॉइड। 3 कैटेगरी हो गई। उसके बाद में जो इसकी नेक्स्ट टाइप आती है दैट इज सिंगलटन। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कैसा सेट होता है? ओनली वन एलिमेंट, नंबर, ऑब्जेक्ट। एलिमेंट बोल दो, नंबर बोल दो, या फिर क्या बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो। कोई एग्जांपल, जैसे कोई सेट लिया a 0 लिख दिया, कोई सेट लिया b 1 लिख दिया, कोई सेट लिया c जिसमें 1,2 लिख दिया, तो ये सिंगलटन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है c के अंदर वो 2 है, ना कि 1 है। a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1। b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1। तो जिसमें 1 होगा वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड जो आता है वो आता है हमारा फाइनाइट या एम्प्टी। 2 कैटेगरी साथ में कंसिडर करते हैं, फाइनाइट एंड एम्प्टी, नहीं सॉरी, इनफाइनाइट। नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होगा, और जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कोई एग्जांपल दे दो मेरे को फाइनाइट और इनफाइनाइट का। फाइनाइट का मैंने एग्जांपल दे दिया a 0, 1, 2, 3, और मैंने इनफाइनाइट का एग्जांपल दे दिया एक सेट b जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, डैश 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 लगा दिया, यानी वो बढ़ता ही जा रहा है, उसका कोई भी एंड नहीं है। कोई एग्जांपल मुझे दे सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों का बना दो। सर फाइनाइट तो हो जाएगा x divisible by 2 and less than 10. जैसे पहले दिया था ये भी बोल सकते हैं कि x where x is even less than 20, even less than 20। और इनफाइनाइट का कोई सेट बिल्डर फॉर्म इनफाइनाइट की x और where x is even and x belongs to real x number. is even number, हाँ ऐसा बोल देंगे
कि x है और x एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो वो तो 2 4 6 8 चलता ही जाएगा, कोई एंड ही नहीं होगा। 2.2 2.4 भी होगा। यस। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। तो मैंने कोई सेट लिया ए और उसमें मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5। मुझे इसकी कार्डिनलिटी बता दो या इसका कार्डिनल नंबर बता दो क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ही क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर होता है। इज दैट ओके? और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? नंबर और उसके अंदर सेट जो भी अपने को दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल सेट। क्या चीज है? इक्वल सेट। दो सेट को इक्वल कब बोलोगे? जब ए और बी दोनों बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए 1, 2, 3, 4। मैंने लिखा बी 2, 3, 4, 1। तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो दो कब इक्वल होंगे? जब कोई भी एक्स अगर ए में कर रहा है तो दिस इंप्लाइज कि वो एक्स बी में भी होना चाहिए। और इसके आगे अगर ये साइन लगा दें तो दोनों चीजें, कि अगर कोई एक्स बी में कर रहा है तो वो कहाँ करना चाहिए? ए में भी करना चाहिए। तब हम दोनों सेट को क्या बोलेंगे मान्या? इक्वल बोलेंगे। इसके साथ एक और वर्ड आता है, दैट इज इक्विवेलेंट। कोई बता सकता है इक्विवेलेंट क्या होगा? एनी आइडिया? क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। इक्विवेलेंट तब होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल। कैसे? जैसे कोई दो सेट है ए और बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। सेम होना जरूरी नहीं है। पहले के अंदर 4 है तो दूसरे में भी 4 होना चाहिए, ये बस बात है। अगर पहले के अंदर 2 एलिमेंट है 2 और 3 और कोई बी है जिसमें 4 और 8 है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी तुम ये बोल दो कि दोनों को कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। ये लैंग्वेज अच्छी रहेगी ना। कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए? सेम। ये लैंग्वेज सही है क्योंकि इसमें भी कार्डिनल नंबर कितना है? 2। और इसका भी कार्डिनल नंबर कितना है? 2। तो जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है वो उनको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, और जो ए और बी इक्वल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें हो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। क्या ये चीज अच्छे से समझ आ गई तुम लोगों को? क्या ये चीज अच्छे से समझ आ गई? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसेट। कोई मुझे बता सकता है सबसेट क्या होता है? सर एक सेट का एक पार्ट। हाँ, पार्ट ऑफ सेट। पार्ट ऑफ सेट। जैसे कोई ए सेट है और जैसे मान लेते हैं कि ए जो है वो 1, 2, 3, 4 है और एक हमारे पास सेट है 1, 2। तो हम कहेंगे कि ये उसका पार्ट है, तो इसको कोई अनदर नाम दे देते हैं बी। तो अब जैसे एलिमेंट में यूज किया करते थे x बिलोंग टू ए, यहाँ यूज करेंगे बी कंटेन इन ए। इसको कंटेन बोलते हैं। बिलोंग्स एलिमेंट के लिए यूज होता है और सबसेट के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। अगर नहीं करता तो काटा मार दो। तो जैसे ये कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? बी बिलोंग टू ए। अगर इक्वल नहीं दिया हुआ यहाँ पे तो आप बोलोगे कि ये प्रॉपर सबसेट है। क्या बोलोगे आप इसको? प्रॉपर सबसेट। और अगर मान लो मैंने कोई सी लिया जिसमें मैंने लिखा 2, 3, 5, तो अब देखो कि इसमें 2 ही एलिमेंट करें, तीसरा नहीं कर रहा, तो सी नहीं कर रहा किसके अंदर? ए के अंदर। तो सी उसका सबसेट नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, सेट जो होता है वो अपना खुद का सबसेट होता है, लेकिन वो इक्वल भी होता है, तो ये प्रॉपर नहीं कहलाएगा। इसको हम प्रॉपर नहीं बोलेंगे। ठीक है। और जिस सेट में जो कंटेन करता है उसको सुपर सेट भी बोलते हैं। तो ए यहाँ किसका काम कर रहा है? सुपर सेट का भी काम कर रहा है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? दूसरी बात यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की,
एक चीज और, नंबर ऑफ एलिमेंट से एम्प्टी जो होता है ना, वो हमेशा सेट में बिलोंग करता ही करता है। तो एम्प्टी हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का। अब नंबर ऑफ सेट कितने बनेंगे? मान लो कोई सेट है ए, उसके अंदर n एलिमेंट है, तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो होंगे 2 की पावर n। हमेशा कितने होंगे? 2 की पावर n। ये टोटल नंबर ऑफ है सबसेट है। मुझे कोई बता सकता है प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? तब प्रॉपर सबसेट तो एक कम करना पड़ता है, यानी प्रॉपर वो zero। यानी वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक ही ऐसा सेट होता है जो इक्वल होता है और वो खुद, तो टोटल में से एक कम कर दो तो ये क्या आ जाएंगे? उसके प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। अब जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, हम बना के देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1, 2, 3, तो इसके कौन कौन से सबसेट बनेंगे? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 का भी बन Fine. सकता है, 1 3 का भी बन सकता है, और 2 3 का भी, और एक 1, 2, 3 का भी, और एक 5। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। और हमने कहा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि 2 की पावर n। तो टोटल कितने बने? 8। 8 में से एक कम कर दूं तो 7 यहाँ प्रॉपर है, और कौन सा स्किप किया जा रहा है यहाँ पे? ये वाला 1 2 3 वाला, खुद इक्वल है। तो हर बार एक ही सेट आएगा जो उसके इक्वल होगा। तो हर बार अगर आपको प्रॉपर सेट निकालने होंगे तो आपको फॉर्मूले में से क्या करना होगा? एक कम करना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? दिस इज कलेक्शन ऑफ सबसेट। कलेक्शन ऑफ सबसेट, जितने आपके पास सबसेट है उन सब की कलेक्शन किस में आएगी? पावर सेट में आएगी। तो पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? मानिए बताओ, बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पावर सेट में? अगर कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर n। क्योंकि जो पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो सबसेट ही तो होंगे, एक ही सबसेट ऑफ ए। और ए के सबसेट कितने होंगे? अगर मैं कहता हूं ए मेरे पास कोई सेट है, उसमें n एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने हो गए? 2 की पावर n। और यही 2 की पावर n किस में आएंगे? पी ए के अंदर आएंगे, जो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। तो फिर मैं अगर बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ पावर सेट ऑफ ए, तो कितने हो गए? 2 की पावर n। इज दैट ओके? अब जैसे मैंने कोई लिखा ए, उसमें मैंने 2 एलिमेंट लिए 1, 2, तो इसके पावर सेट में कैसे कैसे लिखे जाएंगे एलिमेंट? बताओगा मेरे को कोई? 1 आएगा, 2 आएगा, 1, 2 ये आएगा, और 5 आएगा। तो यानी देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, एक्चुअली में तो ये सब सेट लग रहा है तुम लोगों को, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये कंटेन करेगा पीए में या बिलोंग करेगा? बताओ, ये सही है या नीचे वाला सही है? सर बिलोंग करेगा ना वो PA बिलोंग में, करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ये जो सारे हैं ना, क्योंकि वो उसका एलिमेंट हो गया हो। ये उसके एलिमेंट है, इसीलिए बिलोंग का साइन डालना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, वो ऐसे डाल के दे देगा और वो पूछेगा कि बताओ ये वाला सही है, और एक ये बी बना, और एक ये बी बना लिया मैंने। ए और इधर लिख देते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। यूनियन का मीनिंग होता है जैसे 2 सेट है मेरे पास, एक ए है और एक बी है। यूनियन का मीनिंग हो गया इन सब का सारा सेम, पूरा का पूरा, टोटल बोथ। लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं करते हम। तो यानी बीच वाला जो कॉमन पार्ट है वो तो एक बार आएगा, बाकी सब का सारा ले लिया जाएगा यहाँ पे, ये पूरा। इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी बोलेंगे। तो ये पूरा जो मैंने कलर किया, दिस इज ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो उल्टा यू इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं, सीधा यू यूनियन के लिए यूज करते हैं। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आते हैं।
तो मैं अगर कल को बोलूं कि कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में करता है, तो यहां से इधर की पॉसिबिलिटी लग जाती है। आप कंफर्म नहीं बोल सकते, आप ये बोलोगे कि या तो वो ए में होगा या वो फिर बी में होगा। दोनों में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, दोनों में भी हो सकता है, यूनियन ए यूनियन बी में। लेकिन आप श्योर नहीं हो, इधर लगाना पड़ेगा कि या तो पहले में या दूसरे में। लेकिन अगर मैं कल को बोलूं ए इंटरसेक्शन बी में करता है, तो अब आप श्योर हो कि एक्स ए में भी करता है, फिर यहाँ पे एंड लगाएंगे, और एक्स बी में भी करता है, दोनों के अंदर करता है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन हमने देख ली। तो मैं एक छोटा सा एक सेट लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, मैंने लिखा 3, 4, 5। जरा मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताओगे फटाफट क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कॉमन कॉमन वाला आ जाएगा, यानी 3, 4 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा? रिपीटेशन को नहीं लिखना, बाकी लिखना सारा है, पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में डिसजॉइंट सेट भी आते हैं इसके अंदर। एक पॉइंट ये भी है कि डिसजॉइंट सेट क्या होंगे, कोई डिफाइन कर सकता है डिसजॉइंट क्या होंगे? एनीवन जो डिफाइन कर सके कि डिसजॉइंट क्या होगा? सर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। हाँ, तो उसको लिखेंगे कैसे मैथ की लैंग्वेज में? ए और बी दो ऐसे सेट जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, उनको हम बोलेंगे डिसजॉइंट। डायग्राम कैसे बनेगा? अलग अलग बनेगा दोनों, ये यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, ऐसे दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है। एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो पहले मैं लिखता हूं ए माइनस, मान लो दो सेट है अपने पास, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को कैसे शो किया जाएगा डायग्राम में, अगर मुझे शो करना हो? ये ए है और ये बी है, तो मुझे बताओ कि ए माइनस बी क्या होगा? ये ए सेट है, ये अपना बी सेट है, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो मुझे ए माइनस बी को शेड करना है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो यानी सिर्फ इधर वाला पार्ट। ये जो मैंने ब्लैक शेड किया, ये क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। और अगर मैं बोलूं कि बी माइनस ए बताओ क्या होगा, तो बी के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो यानी सिर्फ ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा? बी माइनस ए। क्या इतनी बात समझ आई है? और अगर तुम दोनों का यूनियन कर लो, ए माइनस बी का और बी माइनस ए का, दोनों का अगर यूनियन कर दो, तो ये यूनियन जो होता है ना, ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं आप इसको? सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें ये बता दिया कि डिफरेंस कैसे निकलेगा, रिप्रेजेंट कैसे करना है, और इसी डिफरेंस से हमने क्या बना लिया? सिमेट्रिक डिफरेंस बना लिया। इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? मैंने एक सेट लिखा 1, 2, 3, 4, और एक सेट मैंने बी लिखा 3, 4, 5, 6। मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ, ए सिमेट्रिक बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ ए माइनस बी कितना आएगा? तो ए में से वो छोड़ दो जो बी में है, तो 3 और 4 छोड़ दिए, तो 1, 2। अब मुझे बी माइनस ए बताओ क्या आएगा? 5, 6। और अब मुझे इनका सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है, तो दोनों की यूनियन, तो 1, 2, 5, 6। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन पार्ट नहीं लिखना होता। यही सीखने को मिला ना अपने को यहाँ पे, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन सेक्शन जो है वो नहीं आता। यहां तक क्लियर सारी चीजें? उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कोई बता सकता है क्या होगा?
कोई भी सेट अगर आपके पास ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है ए सी से, ठीक है। अगर आपके पास कोई सेट ए है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और आपके पास कोई सेट ए है इसके अंदर, मान लो ये कोई सेट ए है, ये ए सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ। अब अगर यहाँ पे कोई बी वगैरह होता तो भी वो ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाता। ये जो पूरा मैंने कलर किया, तो फिर इसको लिखा कैसे जाएगा? ए के कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाएगा यूनिवर्सल में से ए निकाल दो, ठीक बात है। अब उल्टा भी तो हो सकता है ना कि ए कैसे लिखा जाएगा? यूनिवर्सल में से ए के कॉम्प्लीमेंट को निकाल दो तो ए हो जाता है। तो खुद देखो ये यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल में से ए का कॉम्प्लीमेंट तो रेड वाला पोर्शन है, तो अगर उसको निकाल दें तो ए बच जाता है। और ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाएगा? यूनिवर्सल में से क्या कम कर दो? ए को कम कर दो। तो अगर यहाँ पे कोई और सेट होता बी, तो बी भी ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाता। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो शायद तुमने सुने होंगे लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है और थोड़े से ट्रिकी है। क्या मुझे कोई बताएगा यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कुछ भी नहीं। फाइव। क्या मुझे कोई बताएगा फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। क्या कोई मुझे बताएगा ए को और ए के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन कर दूं तो ये क्या बन गया? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। और ए के कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन कर दूं तो क्या बन गया? फाइव। फाइव बन गया। वेरी गुड। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट अलजेब्रा। ए की यूनियन ए के साथ भाई हमेशा ए ही होती है और ए की इंटरसेक्शन ए के साथ हमेशा ए ही होती है। अगर हम ए की यूनियन फाई के साथ करें तो ए ही आएगा, और अगर ए की इंटरसेक्शन फाई के साथ करें तो क्या आएगा बताओ? ए। ए कैसे आएगा? फाई आएगा। छोटा फाई होता है तो फाई आना चाहिए। और अगर ए की यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो बड़े वाला आएगा, यूनिवर्सल। और ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ करेंगे तो छोटे वाला आएगा। यहाँ तक ठीक बात है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई भी दो सेट है तो ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के बराबर होता है, यानी कॉम्यूटेटिव है, और इंटरसेक्शन भी फॉलो होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होती है, ठीक बात है। उसके बाद में एसोसिएटिव, अगर आपने लिखा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें आप इसको इसके साथ लगाओगे तो ए यूनियन बी, फिर बीच वाला साइन लगाओ और फिर ए यूनियन सी। आप ऐसे करके रिजल्ट को लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक चीज ये भी है कि जैसे मान लो ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप एक बी का कर लो और फिर सी का कर लो। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव है ना ये। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप पहले ए और बी की इंटरसेक्शन करके फिर सी के साथ भी कर सकते हो। मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को दोबारा अच्छे से याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए चीज़ें। आसान तो बहुत है, मेमोराइज करना भी जरूरी है। मुझे एक रिजल्ट बताओ, क्योंकि वो काम का रिजल्ट है। मुझे ये वाला रिजल्ट बताओ कैसे ओपन होगा। तो ए का यूनियन करेंगे किसके साथ? बी के साथ, फिर ये वाला साइन लिखेंगे, फिर ए का यूनियन किसके साथ करेंगे? सी के साथ। बात आई समझ में? क्या बात आई समझ में? अगर आई समझ में तो मुझे इसका रिजल्ट बता दो। आकृति, इसका रिजल्ट बताओ, कैसे ओपन करोगे इसको? Sir, A intersection B, union A intersection C. यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो लॉ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। याद है तुम लोगों को क्या था ये डी मॉर्गन लॉ? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी Right. कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा?
पहले बी आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। वेरी गुड। मुझे ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन किस में बदल गई? यूनियन। यूनियन अब मुझे बताओ ए माइनस में बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये रिजल्ट कैसे ओपन होगा? तो वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले किया था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे प्रूफ करने वाले कि इसको प्रूफ करो। फिर मुझे ये बताओ कि अगर ए माइनस बी यूनियन सी होता तब, तो ए माइनस बी यूनियन ए यूनियन माइनस सी, और ये क्या है? ये डिफरेंस है। ठीक है यहाँ तक? यस ओके, कुछ और रिजल्ट करते हैं। ए जो होता है वो ऑलवेज कंटेन करता है ए यूनियन बी के अंदर, ये बात हमें पता है, और बी भी ऑलवेज कंटेन करेगा ए यूनियन बी के अंदर। सही बात है या गलत बात है? और ए इंटरसेक्शन बी जो होगी ऑलवेज कंटेन इन ए, और ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज कंटेन इन बी। अच्छा, ए माइनस बी को कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कोई बता सकता है मेरे को? कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ए में से बी कम कर रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि सर एक काम करो, ए के साथ बी का कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन कर दो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम वो छोटी छोटी थ्योरम प्रूफ करोगे वहाँ चीज़ें काम आएगी। अगर ए में से बी को कम कर रहे हैं तो वो बराबर होगा ए की बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, क्योंकि फाइनली हमको लाना तो ए ही है ना, जिसमें बी ना हो। तो कॉम्प्लीमेंट में तो बी नहीं होता, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के सारा कुछ होता है, जिसमें ए भी आता है। तो मुझे ये बता दो कि बी माइनस ए क्या होगा इसी फॉर्मेट में? बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। अब एक और रिजल्ट कि अगर ए माइनस बी है और उसके साथ तुम बी का यूनियन कर दो तो क्या आएगा? सोच के बताओ। पहले तुम लोगों ने ए में से बी को निकाल के वापस बी ऐड कर दिया उसमें, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये ए यूनियन बी आएगा? ए यूनियन क्या आएगा? बी आएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो ए माइनस बी की इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगी? काफी गहराई वाली चीज पूछ ली मैंने तुम लोगों से। क्या होगी ये? सोचो। डेफिनेटली 5 होगी, क्योंकि यहाँ बी है ही नहीं। फिर बी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो एम्पटी आएगी। राइट और रॉन्ग? अगर ए आपका कंटेन करता है बी के अंदर, तो डेफिनेटली जो होगा बी का कॉम्प्लीमेंट आपका कंटेन करेगा किसके अंदर? ए के कॉम्प्लीमेंट में। देखो कितनी बड़ी बात है। ये जो छोटा सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट बड़ा होता है, इसीलिए उल्टा हो गया। अगर ए कंटेन करता है बी के अंदर, तो बी का कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट में। कल को एमसीक्यू डाल दे वो ये बात लिख के और नीचे कुछ कॉम्प्लीमेंट के आंसर बना दे, तो याद रखना छोटे सेट का कॉम्प्लीमेंट बड़ा होता है, इसीलिए बड़ा यहाँ आ गया, और बड़े सेट का कॉम्प्लीमेंट छोटा होगा। राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए जो रिजल्ट है वो चेंज हो गया। अब मुझे ये बताओ, एक रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस विद सी, इसको ओपन कैसे करूं? ओपन कैसे करूं? ए बी के साथ और ए सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर सिमेट्रिक किसके साथ है? ए इंटरसेक्शन सी के साथ। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलो, ये होगी तुम्हारी रिवीजन कंप्लीट। हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं यहाँ पे। अब हम कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो
बताओ स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और विच आर इनफाइनाइट। कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है? सर पहला तो फाइनाइट होगा। कैसे पता चला तुमको? सर नेचुरल नंबर और रूट तो तुम्हें कैसे पता उसके रूट नेचुरल आएंगे? होगी ना गड़बड़ स्टार्टिंग में ही है। बिना सोल्व करे तुम्हें कैसे पता चला कि रूट फाइनाइट आएंगे? तुमने यहाँ ये सोचा है कि सर देखो क्वाड्रेटिक है, 2 रूट तो आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो पक्का फाइनाइट होगा ना, ऐसे ही सोचा। कुछ तो बोलो। और दूसरी बात में ये भी हम कह सकते हैं सर देखो नेचुरल आए चाहे ना आए, नेचुरल नहीं होंगे तो एम्प्टी हो जाएगा, होगा तो फिर फाइनाइट ही, दोनों केस में है ना। सर वो फाइनाइट ही आ रहा है, 1 और 2 आ रहे हैं उसके हाँ रूट। मान लो 1 और 2 ना आते तब भी तो फाइनाइट ही होता, कि नेचुरल ना होते रियल आ रहे होते तो क्या बोलते हैं? एम्प्टी बोलते फिर। और एम्प्टी भी किस में कंसीडर होता है? फाइनाइट में होता है, तो दोनों केस में फाइनाइट ही हो गया। जैसे यहाँ पे है ये x की वैल्यू क्या देगा? +-3 देगा, तो सेट में एक एलिमेंट आएगा तो फाइनाइट। और यहाँ पे x है और x इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो चलता ही जाएगा, तो इनफाइनाइट। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2 आ रही है, तो देखो ये वो केस आ गया कि ये 0 होगा, 0 होगा तो एम्प्टी है। एम्प्टी है तो d को कैसे लिखेंगे? d को ऐसे नहीं लिखेंगे, d को कैसे लिखेंगे? ऐसे। और ये भी कैसा है फिर? फाइनाइट है। ये भी कैसा है? फाइनाइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एम्प्टी नल, और एक और नाम पहला बताया था एम्प्टी है। मैंने, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 नल है। एम्प्टी 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नहीं होता, एम्प्टी। यहाँ पे +-5 आएगा, तो ये कह रहा है x एक ऑड इंटीजर है। सही बात है, दोनों आ जाएंगे तो ये तो क्या है? ये एम्प्टी नहीं है। यहाँ पे इरेशनल नंबर आएगा, लेकिन ये तो कह रहा है x रैशनल है, तो एम्प्टी है। x कॉमन पॉइंट है 2 पैरेलल लाइन के बीच में, 2 पैरेलल लाइन के बीच में कुछ भी नहीं कॉमन होता, तो यानी एम्प्टी है। और ये फॉर्म कौन सी है मुझे बताओ, कि कौन सी फॉर्म दी गई है यहाँ पे जितनी भी है? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट फ्रॉम द फ्लोइंग सेट। चलो इसको तुम कर लो फटाफट, तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है। सर A इज इक्वल टू B, C इज इक्वल टू E और D किसी के बराबर नहीं है। क्या आंसर है? सर A और B बराबर है, C और E। ए और बी कैसे बराबर है? सर बी तो फाइल हो जाएगा, उसका कोई आंसर नहीं होगा। मैंने से 0 ले लिया। नहीं भाई तुम गलत बता रहे हो आंसर। सर C और E तो है। हाँ सी और ई सही है।
फिर और कोई भी नहीं है, बाकी 3 नहीं है किसी के साथ, क्योंकि एक का 5 है, एक का 0 तो और एक तुम्हारा का क्या आ रहा है भाई, तुम बताओ। सर मेरा भी सी और ई आ रहा है। ओके, श्लोक क्लास में है क्या वो? हाँ सर। आंसर क्या आ रहा है भाई? सर सी आई। ठीक है, चलो भाई, अब कुछ मान्या के डाउट है, फिर वो बोलेगी कि सर डाउट एक्सप्लेन नहीं किए, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले पैराबोला का क्वेश्चन है ये। सर मेरे को इसका डायग्राम भी नहीं आया, मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगी? पैराबोला का क्वेश्चन है, तो पैराबोला के चारों फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए, तो मुझे फटाफट बताना। ये मैंने बनाई एक्स एक्सिस वाली लाइन, और ये बनाई मैंने वाई एक्स एक्सिस वाली लाइन। तो मुझे बताओ कि राइट पैराबोला कैसे बनेगा। राइट पैराबोला ऐसे बनेगा, हाँ, और लेफ्ट पैराबोला ऐसे बनेगा, ओरिजिन से पास होता हुआ। और अपवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा, ओरिजिन से पास होता हुआ, और डाउनवर्ड ऐसे ओरिजिन से पास होता हुआ, टच करके निकलेगा वो। टच नहीं किया है मैंने उसको। जो इधर वाला होगा वो हमेशा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा। 4ax जो इधर वाला होगा वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होगा। जो ऊपर वाला होगा वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा, और जो नीचे वाला होगा वो -4ay होगा। ऑलवेज रिमेम्बर कि मान लो कल को तुम्हें पता है कि फोकस इसका यहाँ लाई करेगा, इसका फोकस यहाँ लाई करेगा, इसका फोकस यहाँ होगा, और इसका फोकस यहाँ होगा। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैराबोला के बैक साइड में होती है। कल को अगर फोकस तुमको दे दे -a,0, तो समझ जाना कि पैराबोला किधर वाला है, लेफ्ट वाला। कल को फोकस दे a,0, समझ जाना पैराबोला किधर है, राइट वाला। कल को फोकस दे 0, -a, समझ जाना पैराबोला किधर है, नीचे वाला। और अगर कल को दे 0, a, तो समझ जाना फोकस कौन सा है, ऊपर वाला, राइट। अगर मैं एक चीज और बात करूं यहाँ पे लेटस रिएक्टेम की, मुझे कोई बताएगा क्या होगी? अगर मैं फोकस ए लूं तो यहाँ पे हमेशा x इज इक्वल टू 4a, चाहे वो इधर हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, क्योंकि हमने ए जूम किया है ना फोकस को। हाँ, तो हमेशा क्या होगी वो 4a होगी। डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हमेशा x इज इक्वल टू समथिंग होगी, जो यहाँ बैक साइड में लाई करेगी। अगर ऊपर है तो फिर y इज इक्वल टू समथिंग होगी, ऐसे करके। ठीक है, ओके। चलो अब इसको रफ कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है बीम इज स्पॉटेड एट इट्स एंड बाय स्पॉटेड व्हिच आर 12 मीटर अपार्ट। ओके, since the load is concentrated at its center, there is a deflection of 3 centimeter at the center and the deflected beam is in the shape of parabola. Now considering the center of beam is the origin. अच्छा जी, सेंटर तो ओरिजिन बोल दिया इसने। सर पर मैं किस साइड में, मुझे समझ ही नहीं आया, गिवन ही नहीं है, वो खड़ी भी है, लेटी भी है, कैसी है अभी? The basis of the above fact, write the form of equation of parabola. और प्लस वो 3 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट किधर करी, मुझे वो भी समझ, और को कैसे करी? A 12 meter beam is supported at the both end. अरे ये बीम ना, ऐसे समझो ये पुल वाले बीम की बात कर रहे हैं। पुल देखा तुम लोगों ने? तुम बोलोगे पुल तो नीचे की तरफ होगा झुकाव, लेकिन ये दूसरी तरफ का पुल है। दूसरी तरफ का कौन सा? पैराबोला फॉर्म का, ऐसे वाला है, ऐसे, ऐसा कोई बीम है, ऐसे करके 12 मीटर अपार्ट, विच आर 12 मीटर अपार्ट, यानी इसके 2 एंड है ना। ये बीम इज स्पॉटेड इट्स एंड बाय दिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 12 मीटर अपार्ट हो गई। सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, सेंटर पे लोड वगैरह है तो डिफ्लेक्शन हो चुका है 3 सेंटीमीटर सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ। ये जो डाउन है यहाँ से लेके यहाँ तक
यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 3 सेंटीमीटर लोड की वजह से नीचे आ गया वो, तो एक पैराबोला की शेप बन गई। अब ऊपर की तरफ है तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फिर क्या होगा 4ay होगा। सर हमने इसे ऊपर ही क्यों अज्यूम करा? क्योंकि इसने बोला ना कि वो नीचे झुका हुआ है। एक्चुअली में देखो बीम तो सीधा होता है, राइट और रॉन्ग, कोई चीज सीधी होती है। अगर हम उसके ऊपर वजन वगैरह डालते हैं, प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा प्रॉब्लम को, कोई चीज ऐसी होती है, आपने इसके ऊपर वजन वगैरह डाल दिया तो वजन वगैरह डालने फिर प्रॉब्लम तो ऐसी सी बन गई ना कि बीच में से झुक गया नीचे की तरफ वो। हाँ। तो वैसी वाली सिचुएशन है कि वेट था, वेट की वजह से बीच में से वो बेंड हो गया और बेंड होके वो नीचे आ गया और वो कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो ऐसी वाली सिचुएशन को देख के तो एक ही याद आता है कि ऊपर की तरफ अपवर्ड पैराबोला है और अपवर्ड पैराबोला हमेशा ऐसी फॉर्म का होता है। हाँ। अब अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ भी कितना है 6 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ भी कितना है 6 मीटर है। अब हमें इसके अंदर काम करना पड़ेगा। सेंटर इसने ओरिजिन बोला था ना, सेंटर तो ओरिजिन को बोला था, यहाँ बोला था हाँ ओरिजिन बोला था, ओरिजिन बोला था। इट मीन कि ये चीज उठ के यहाँ हो जाएगी ऐसे। बट सर अगर लोड सेंटर पे तो अगर वो डिफ्लेक्ट हुआ तो वो नीचे को नहीं जाएगा थोड़ा और? नहीं नीचे को क्यों जाएगा सर लोड सेंटर पे है तो फिर वो नीचे को बेंड होगा ना टेक्निकली। हाँ सही बोल रही हो, एक सेकंड, फिर हमें इसको और ऊपर लेके जाना और पड़ेगा ऊंचा जाएगा वही। यानी बीम का सेंटर था, ये सेंटर था और वो बेंड होके 3 सेंटीमीटर नीचे आ गया, राइट। तो ये वाला फिर पॉइंट क्या हुआ अपना ओरिजिन था, यहाँ पे तो 0,0 है, ये क्या हुआ -6,0 और ये क्या हुआ 6,0। तो वो 3 सेंटीमीटर नीचे आया तो वो तो पॉइंटों में चली गई बात ना। तो वो 0, यहाँ से a निकालना पड़ेगा हमको। अब तो यहाँ से देखो पैराबोला सेटिस्फाई करेगा x और y को, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा अपना, देखो वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो इतना होगा 0.03 या 3 × 10 की पावर -2 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर मीटर को सेंटीमीटर में लिख लो ना, पॉइंट का कैलकुलेशन अच्छा नहीं होता थोड़ा। मीटर को सेंटीमीटर में वो 600 बना देंगे फिर है? वही इजी रहेगा, 0 डालना आसान होता है। अब इसमें a की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर दे, x की वैल्यू, x कितना होगा x तो 0 है ना, ये तो 1/2 एक सेकेंड कुछ सोचने दो दोबारा। Concerned center, there is a deflection of 3 centimeter at the center. Since the load is concentrated at the center, there is a deflection of 3 centimeter. एक्चुअली में ये जो वजन आया ना इसके ऊपर, इसको ऐसे कंसीडर किया जा रहा है कि बीम के ऊपर वेट डालने से, लेकिन इसने बोला सेंटर से वो नीचे आया है 3 सेंटीमीटर।
अगर ये पॉइंट पैराबोला का है तो अगर ये अगर हम डाल दें तो वैल्यू तो 0 आ जाएगी एक ही। कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि बीम तो पैराबोला था, ठीक है, बीम तो क्या था, पैराबोला था, लेकिन बीच में वेट डाला और वेट डालते ही जो बीम था ना वो नीचे आ गया 3 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आई तुम लोगों को? शायद ऐसी प्रॉब्लम है ये। बीम तो ऐसा था लेकिन वेट डालने की वजह से वो कितना नीचे आ गया, सर बट जो डिफ्लेक्टेड बीम है वो है ना पैराबोला की शेप में, तो वो तो लिखा है एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ पैराबोला। हाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि बीम सीधा था, वेट डालने की वजह से हो सकता है ये एंड भी थोड़े थोड़े नीचे आ गए हो और ये बीच में से पैराबोला की शेप ले गया हो। जब कोई चीज पे वेट पड़ता है तो वो एंड से भी तो नीचे हो सकता है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ तो एंड से वो थोड़ा थोड़ा नीचे है, कितना थोड़ा नीचे है, बिल्कुल माइनर से 0.03 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 6,0.03 सेंटीमीटर। पर सर 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन तो सेंटर पे है, उस साइड से 3 सेंटीमीटर कैसे हुआ फिर? There is a deflection of 3 centimeter at the center. सेंटर पे 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है। अब सोचने को तो ऐसी भी बात है कि हो सकता है सिर्फ बीच में ना आए हो, पूरे में डिफ्लेक्शन आ गया हो। सेंटर पे आएगा तो साइडों में भी आएगा, अदरवाइज तो टूट जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली समझ के देखें तो हम तो इसको वैसे समझ रहे हैं कि चलो वजन डालने की वजह से थोड़ा सा झुक गया, है ना। डाउट है। क्वेश्चन नंबर चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला मैं देखूंगा फिर करवाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ओके क्योंकि अगर हम इसमें वर्टेक्स को चेंज ना करेंगे ना, उस सेंटर को वहां से ना उठाएंगे तो फिर तो पॉइंट हमें इसका 0 में मिल जाएगा। और 0 में अगर मिलेगा तो फिर A0 हो जाएगा। मान लो इसको अगर लें तो ये वाला पॉइंट तो 0,03 होगा और वो अगर हम यहाँ रख देंगे तो x0 हो जाएगा। तो फिर भी सर तो A0 आ जाएगा। A0 आ जाएगा, दोनों केस में A0 बनेगा। चलो देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट द सम ऑफ हुज डिस्टेंस। क्या इसमें मेरा A B और C तो आ गया, अब मेरी इक्वेशन जो गिवन है उससे मैच नहीं कर रही थी, बस पता नहीं क्यों। इसमें एक चीज बोली गई है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। इक्वेशन निकालो द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। जैसे दो फिक्स पॉइंट से अगर इक्वल दूरी पे होता है ना तो वो एलिप्स बनती है। एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं। ऐसे करके, तो इसमें दो पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होती है, एक इससे और एक यहाँ वाले से। तो बनाएगी तो ये क्या, एलिप्स बनाएगी। और एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है,
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई और स्क्वायर इसने बाय बी। बोला था कि जो डिस्टेंस है वो 12 है ना, तो 2 3 सेंटर होगा। फिर क्या हो जाएगा 6, 2 है। 0। देखो इसमें 2 पॉइंट है हमारे पास, एक 3,0 है और दूसरा क्या है 9,0। 0 तो 2 पॉइंट है तो ये मान लेते हैं 3,0 और ये हो गया 9,0। तो इट मीन हाँ ये सर सेंटर तो इनका मिड हो जाएगा, तो वो 6,0 तो आ गया था। हाँ ये 6, यहाँ पे आ गया, ठीक है। सर 6, इससे C3 आ गया था। तो फोकाई इसकी क्या होगी 6,0, 0 तो वो तो 2a के बराबर नहीं होती क्या? फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं 2a की फॉर्म में? नहीं, सर 2a 2a तो तो 12 डिस्टेंस होगा होती ना। है। हाँ 2a तो डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस कितनी है 2a 12 के बराबर। हाँ तो ये a का 6। वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद में b भी निकालना होता है, तो तुम b की सर इक्वेशन B के लिए पहले C निकालेंगे ना। क्यों, एसेंट्रिसिटी की भी तो लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एसेंट्रिसिटी चाहिए कि फिर सर C तो आ जाएगा वो 6 - 3 करके, क्योंकि C तो वो हो गया ना फोकाई और सेंटर का डिस्टेंस। अगर a आ गया तो हम फोकल डिस्टेंस का यूज कर लेते हैं, वो कितनी है 3 है ना। फोकल डिस्टेंस ए ई होती है जो कि 3 है, और a की वैल्यू तुम निकाल चुकी हो 6 है। e इक्वल टू 3, तो e कितना आ गया 0.5। 2.5। हाँ तो वो यहाँ डाल दो, b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 1 माइनस इसको अपन क्या लेते हैं 1/2 ही ले लेते हैं, तो 1/4 हो जाएगा, तो 3/4 आएगा ये। 4 से काटोगी तो 9, 27 आ गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी ±3√3। 3√3, या वैसे हमें b स्क्वायर चाहिए होता है, तो आप फिर इसका क्यों करेंगे कुछ है। तो ये b नहीं चाहिए अपने को, b स्क्वायर चाहिए, तो वो कितना हो गया 27 हो गया। अब जब हम एलिप्स की इक्वेशन की बात करते हैं तो वो होती है ये, लेकिन ये तब होती है जब सेंटर क्या हो ओरिजिन हो मान्य, लेकिन सेंटर अब की बार ओरिजिन नहीं है, सेंटर कहाँ है 6,0। 6,0। तो सेंटर तो हमें उतना पीछे जाना x पड़ेगा। -6 करना पड़ेगा। वो तो भी -6 था। तो फिर a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, a स्क्वायर डालना है ना 36, और यहाँ पे 27 बराबर में कितना y, ये और वाली सर अगर ऐसे ये y कोऑर्डिनेट पे भी ऊपर या नीचे होता तो हम वैसे उसको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते। इसमें करते फिर हम y वाले में चेंज होगा, या तुम इक्वेशन को उल्टा करके लिखोगी y इधर होगा तो ये a b में भी तो फर्क आएगा ना। जब एलिप्स चेंज होती है तो फिर इसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, ये बड़े छोटे में, तो a छोटा हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन चेंज फिर y वाले कोऑर्डिनेट में करेंगे, ठीक है। ओके। और माइनस क्यों किया गया है, वो सेंटर की वजह से, क्योंकि सेंटर जो है वो ओरिजिन पे नहीं है, सेंटर आगे की तरफ शिफ्ट हो रखा है, ठीक है। और सर अगर इसका सेंटर -6 होता तो हम उसमें फिर ऐड करते थे। फिर वो ऐड हो जाता है क्योंकि साइन का फर्क होता है ना फिर, ओके। ठीक है। ओके ओके, तो मैं एक देखता हूँ पेपर वगैरह या कुछ होमवर्क वगैरह देता हूँ सेट वाले चैप्टर का, तुम अच्छे से उसको कंप्लीट कर लेना, तो हम फटाफट रिवीजन पूरी करके